चले आ जाए, 1 मिनट 2 मिनट, मेरे को भी रेस्ट मिल गया। तो यहाँ तक तो पढ़ी पढ़ाई बातें लग रही होंगी आप लोगों को, बोलो। बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? दोबारा रिपीट कर दूं जब तक कुछ समझाना हो दोबारा से। के क्या है मैम? के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे आर की वैल्यू होती है ना, आर की वैल्यू क्या होती है बताओ? आर की वैल्यू क्या होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में? 25/3। अब एसआई यूनिट्स की बात हो रही है, अब कैसे निकाल सकते हो उसकी यूनिट? तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, बाकी सबकी तो यूनिट पता है आपको, तो आप पीवी अपॉन एनटी करके, प्रेशर की यूनिट पता है पास्कल, वॉल्यूम की यूनिट आपको मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स तो डायमेंशनलेस, और टेम्परेचर की केल्विन, तो ऐसा यूनिट्स में 25/3 होती है। बाकी केमिस्ट्री में लीटर फीटर में भी आवाज देते हैं इसका आंसर, लेकिन हम जो फिजिक्स में यूज करेंगे वो 25/3। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की के की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कोई बताना चाहेगा? 1.38 कुछ ऐसे होती है ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 कुछ करके होती है ऐसी वैल्यू, आर अपॉन एन ए करके, ठीक है ना। इसको चेक कर लो, आर में डिवाइड कर दो एन ए का, तो 1 हाँ कुछ कुछ इतनी ही आएगी आपकी। देखो 25/3 को डिवाइड करोगे आप 6.023 इंटू 10⁻23, तो यही वैल्यू आएगी। 25/3 इज अप्रोक्सीमेटली 8 इज अप्रोक्सीमेटली 1.3, ठीक है। तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, एंड इट इज नथिंग बट आर अपॉन एन ए। और कुछ पूछना है किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। अब देखिए इसका एरिया ऑफ कर्व क्या देगा, तो इसका टोटल एरिया ऑफ कर्व देगा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन दे रहा है, ये क्या दे रहा है? फ्रैक्शन। तो टोटल एरिया ऑफ कर्व में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया ले लेंगे तो फ्रैक्शन 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर मान लो ये फ्रैक्शन 1/10 आ गया, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 10% मॉलिक्यूल्स की स्पीड इस रेंज में लाई करेगी, तो ये फ्रैक्शन बताता है। अब देखो अगर इसमें जो अच्छा क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। वो क्या करेगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसकी इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन कैसे देगा वो तो अपन क्वेश्चन में सीखेंगे, लेकिन पहले अपन एक काम करते हैं, आरएमएस स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? आरएमएस स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो आरएमएस स्पीड क्या थी, अगर आप देखो तो रूट लिया हुआ आपने, सबसे पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यही किया था आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते वक्त। चलो पहले अपन रूट मीन स्क्वायर छोड़ो, पहले अपन एवरेज समझते हैं, एवरेज समझते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, बोलो यही होती है ना एवरेज स्पीड, डिवाइडेड बाय n। अच्छा हम एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे? एवरेज स्पीड की बात करेंगे। बताओ एवरेज वेलोसिटी की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए जितने मॉलिक्यूल्स एक्स में जा रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल या उतनी ही वेलोसिटी माइनस एक्स में भी होगी और वो कैंसिल कर देंगे। कोई किसी की वेलोसिटी अगर प्लस वाई में है तो किसी मॉलिक्यूल की स्पीड माइनस वाई में भी होगी, तभी तो इफेक्टिव 0 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के अंदर क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। तो अगर किसी की 5 आई कैप है तो किसी और मॉलिक्यूल की -5 आई कैप होगी, -5 आई कैप नहीं हुई तो दो मॉलिक्यूल, एक की -2 आई कैप और एक की -3 आई कैप, तीनों की स्पीड अलग अलग है, बट इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो एवरेज वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन होती है इसलिए क्या हो जाती है? 0 हो जाती है।
ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तो इसलिए क्या हो जाती है 0। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो बच्चे √8RT/πm कर जाते हैं, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और ऐसे अगर एवरेज मोमेंटम बोला जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा बताओ 0, क्योंकि मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तभी तो हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं ताकि जो नेगेटिव में वेलोसिटीज हो उनका भी क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो v1 + v2 + v3। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि तुम्हारी क्लास के बच्चों का मार्क्स का एवरेज लेना है, तो किसी के 56 आए, किसी के 57 आए, किसी के दोबारा से 57 आ सकते हैं, फिर किसी के 51 आ गए, किसी के 10 आ गए, किसी के -2 भी आ गए। ठीक है ना, पर खैर यहाँ तो अपन स्पीड की बात कर रहे हैं तो -2 को भी हम +2 काउंट करेंगे। फिर किसी के दोबारा 10 आ गए, तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 56 + 57 कितनी बार आया 2 बार आया, तो 2 × 57 + 51 कितनी बार आया 1 बार आया, एंड सो ऑन। 10 कितनी बार आया 2 बार आया। ऐसे करके अपन जोड़ सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे कर सकते हैं ना अपन, ऐसे कर सकते हैं ना, बोलो। यस मैम। यस, तो कहने का मतलब ये है कि देखो आपने दो चीज पढ़ी है, सिग्मा और समेशन। सिग्मा और इंटीग्रेशन दोनों सम करते हैं, दोनों सम करते हैं। पर सिग्मा क्या होता है, जैसे अगर अपन सिग्मा 1 to 100 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये जोड़ के देगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड सो ऑन 100 तक। लेकिन अपन जब इंटीग्रेशन 1 to 100 करते हैं तो अपन को 1 से लेकर 2 के बीच में जितने नंबर्स है ना उनको भी ऐड करके देता है। समझ रहे हो, 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में भी तो कितने सारे नंबर हैं, उनको भी ऐड करके देता है। तो ये कंटिन्यूअस समेशन है, ये डिस्क्रीट समेशन है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन की मदद से इसका सम करेंगे ऊपर वाली चीज का। तो मैं ऐसे लिख देती हूं कि मैंने कहा कि लेट से एक v स्पीड है, उसको dn मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं। जैसे आपने देखा था कि 10 मार्क्स जो थे वो 2 बच्चों के आए थे, तो 10 लिख दिया, और कितने बच्चों के आए 2 बच्चों के आए, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया तो उससे जुड़ गया ना, वो सब कुछ जुड़ गया ना। जैसे मान लो 57 3 बच्चों के आए तो जुड़ गया, मान लो 51 4 बच्चों के आए तो 51 तो मार्क्स हो गए, कितने बच्चों के आए 4 बच्चों के, तो ऐसे dn × v लिख दिया डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन n। तो यहां से अपना क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है बेटा, ये जनरल फॉर्मूला बन गया, ये जनरल फॉर्मूला बन गया, बोलो बना कि नहीं बना, dn × v इसको इंटीग्रेट कर लो डिवाइडेड बाय n। ऐसे ही अगर आपको बाद में समझना हो तो इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ, है ना, इसको मैं लिख देती हूँ कि अपन कैसे लिखा मैंने इस चीज को। मैंने इसको लिखा थोड़ा सा, देखो अपना जो मेन स्लाइड केटीजे वो तो खत्म हो गया, वो तो 3 फॉर्मूले और एक बस अपन को एक क्वेश्चन और करना है, वो तो खत्म हो गया। ये एडवांस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस, जो आपके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसको यहाँ खत्म कर देते हैं उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रही हूँ मैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। अब इसको मैंने क्या किया, जैसे मान लो बच्चों के मार्क्स आए, मैं 5 बच्चों के मार्क्स ले लेती हूँ, 56 57 56 57 और 56। तो आप ऐसे लिखोगे ना 3 × 56 + 2 × 57 डिवाइडेड बाय 5, ये रेफरेंस के लिए है। ठीक है, अब अगर मान लो आरएमएस स्पीड निकालनी हो तो क्या करना चाहिए हमें, बताओ आरएमएस स्पीड बताओ। तो हमें सबसे पहले तो सबकी स्पीड के क्या करने बेटा, स्क्वायर करने, फिर एवरेज लेना है और फिर क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो मैं सबसे पहले तो रूट लगा देती हूँ, और इस बार हो सकता है v2 स्पीड 4-5 मॉलिक्यूल की हो, तो मैं dn है ना इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर और इंटीग्रेशन कर देती हूँ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। है ना भाई, अपन इस बार स्क्वायर कर रहे हैं तो 56 56 56 57 और 57, तो स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले, तो सबका स्क्वायर कर दिया। तो फिर 3 × 56 का स्क्वायर + 2 × 57 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो वैसे ही किया। dn कितने मॉलिक्यूल पोजेस कर रहे हैं v स्पीड और उनका स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। और मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकलेगी बताना, मोस्ट प्रोबेबल, तो मोस्ट प्रोबेबल तो जहां पर स्लोप 0 है वहां पर निकल जाएगी ना। बोलो इस कर्व का स्लोप 0 कर दो,
इस कर्व का स्लोप 0 कर दो, पीक पॉइंट पर, है ना। पीक पॉइंट पे आपकी क्या निकल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको ये dn अपॉन dv दे रखा है और ये आपको dv दे रखा है, तो स्लोप करने का मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू क्या करते हैं अपन, 0 कर देते हैं, तो वो कर देंगे अपन 0, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस का, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगी अभी, है ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, मोस्टली अपने को आरएमएस और एवरेज पूछा जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कैसे बनेगा इस पे क्वेश्चन, आपको भी मजा आएगा उस क्वेश्चन करने में। तो देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि फॉर अ गैस सैंपल विद n नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फंक्शन nv is given by dn upon dv equals to 3n naught divided by v naught q into v square for 0 से v naught and dn upon dv equals to 0 for v greater than v naught, where dn is the number of molecules in speed range v to v plus dv, then the RMS speed of molecules is, ये करना है अपन को क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो इसको क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, पहले तो अपन को क्या क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, आपको ये v कंफ्यूज कर सकता है, बट ये v कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर v का मतलब सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। और यहाँ पर v को डिनोट भी किया है उसने, स्पीड रेंज v टू v प्लस dv, तो v वॉल्यूम नहीं, v वेलोसिटी डिनोट करता है। उस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n नॉट मॉलिक्यूल्स हैं। उस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n नॉट, और उसने उस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक फंक्शन दे दिया आपको। और यहां से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये कर्व जो है ये 0 से v नॉट स्पीड तक वैलिड है। मतलब ऐसे मान लो v नॉट की वैल्यू लेट से 98 मीटर पर सेकेंड है, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड ना 0 से 98 के बीच में ही पाई जा रही है, 98 के बाद का कोई स्पीड मिल ही नहीं रहा आपको। बोल दिया ना उसने dn by dv 0 फॉर v ग्रेटर देन v नॉट, 98 से ऊपर की कोई स्पीड ही नहीं मिल रही आपको। समझे क्या करना है। तो अब हमको आरएमएस स्पीड निकालनी है। अब आरएमएस का मान लो आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप तो सीधा, आपको पता है आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, हमें स्पीड का स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है। तो मीन के लिए अपन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वी स्क्वायर पजेस करने वाले एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो, तो डीएन उसको ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ये एवरेज ले लिया और फिर लास्ट में क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। हो गया ना फॉर्मूला वीआरएमएस का, रूट लग गया, एवरेज हो गया, ये चीज एवरेज हो गई, सबकी स्पीड का स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड बाय एन कर दो, तो वो क्या हो गया, एवरेज हो गया, और स्क्वायर तो कर ही दिया हमने स्पीड का। अब क्या करना है, तो डीएन का फंक्शन लिखना है। डीएन का फंक्शन क्या दे रखा है, देखो डीएन का फंक्शन क्या दे रखा है, टी एन नॉट अपॉन वी नॉट, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, वी स्क्वायर इंटू डीवी को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, टी एन नॉट अपॉन वी नॉट, ये तो था ही, स्क्वायर था क्या, नहीं, टी एन नॉट अपॉन वी नॉट ये तो था ही, और वी स्क्वायर डीवी अपन को लगा देना है, तो वी स्क्वायर इंटू डीवी। और ये तो हुआ आपका क्या, ये तो आपका क्या हुआ बताना, सिर्फ आपने अभी डीएन लिखा है, डीएन लिखा है, सिर्फ डीएन लिखा है आपने, ये भी सिर्फ डीएन, उसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी स्क्वायर से, और ये वाला वी स्क्वायर, सही है क्या बेटा, और डिवाइडेड बाय
क्या चलेगा, एन। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आई बात? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बस ये लास्ट। बोलो, समझ में आई क्या बात? अब उसके बाद क्या करना है अपन को? तो 3n0 बाय v0 तो कांस्टेंट चल रहा है, v स्क्वायर dv का इंटीग्रेशन, सॉरी v की पावर 4 है, तो v की पावर क्या हो जाएगी 5। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें बताओ, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें? तो 0 से लेकर v0 तक, बस v0 तक, क्योंकि स्पीड कहां तक पाई जा रही है आपकी, v0 तक पाई जा रही है। तो v की पावर 4 है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो v की पावर 5/5 हो गया, उस पर लिमिट रखोगे तो v0 की पावर 5/5 इंटू n0, ये क्या है n0 चलेगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, n0 और अंडर रूट, तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा 3v0/5। तो आपको पता लग गया ना, √3/5 टाइम्स ऑफ कितना हो गया ये v0, एक मिनट रुक जाओ रे, रुक जाओ रे, ये v0 बाहर आएगा। v0 बाहर आएगा, कौन सा वाला v0 बाहर आएगा? एक मिनट रुको, समझने दो मेरे को, v0 बाहर आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते 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 देखते, अपन का dn/dv तो ठीक है, v स्क्वायर, तो ये v0 स्क्वायर, ये v0 की पावर 4 है, v0 स्क्वायर बाहर आएगा, v0 स्क्वायर बाहर आएगा, पर v0 स्क्वायर नहीं बाहर आना चाहिए, v0 आना चाहिए ना, वेलोसिटी की यूनिट तो v0 के बराबर होगी। एक v0 मैंने कुछ, अच्छा मैं मिस कर दिया मैंने, मैम आपने फंक्शन गलत लिख दिया था। हाँ हाँ हाँ, फंक्शन में ना एक्चुअली क्यूब होगा। क्यूब होगा, हाँ क्यूब है एक्चुअली, फंक्शन में दे रखा है v0 क्यूब, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, v0 क्यूब आएगा, तो यहाँ पर ये v0 क्यूब आएगा। अब ये v0 स्क्वायर है और बाहर आके क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि यूनिट मैच करनी चाहिए ना, स्पीड की टर्म्स में आंसर आना चाहिए, v0 की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आरएमएस स्पीड हो गया। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कोलिजन की, बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, ठीक है ना, और रिलैक्सेशन टाइम। बेटा इस पे जेईई मेन पे सवाल पूछे जा रहे हैं, खूब पूछे गए हैं 2019, 20 और 21 में, खूब। तो इसको बहुत ढंग से सुनना, केटीजी में जो सवाल आ रहा है वो यहां से आ रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम। और अदरवाइज अगर आएगा तो फिर थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई आपकी, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत हो, किसी को पूछना हो तो बता दो, किसी को कोई पार्ट, बस इसमें अपन को मोटा मोटी फॉर्मूले याद करके जाने हैं मेंस के हिसाब से। √2RT/m मोस्ट प्रोबेबल, RMS √3RT/m, और एवरेज स्पीड √8RT/m। ये 3 स्पीड याद करके जानी है आपको। उसके बाद आप सीधा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ पे आ सकते हैं। शुरू में मैंने डेरिवेशन बताया प्रेशर का, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ जो मैंने आपको डेरिवेशन में जो आरएमएस स्पीड, उसको आरएमएस क्यों बोल रहे हैं, तो वो डेरिवेशन से समझ में आता है कि हाँ स्पीड के स्क्वायर हो रखे हैं, उनका एवरेज हो रखा है, फिर उसका रूट ले रखा है, इसलिए वो आरएमएस है। वो बस उसलिए बताने के लिए, आपको फील दिलाने के लिए कि उसको आरएमएस क्यों बोल रहे हैं, बस वो इसलिए डेरिवेशन बताया है। तो आप सीधा जब भी आप नोट्स रिवाइज करें तो सिंपल 3 फॉर्मूले पढ़ने के बाद आप सीधा इस पर कूद जाए, और इसका डेरिवेशन जरूर समझ ले, क्योंकि हो सकता है कोई बेसिक बात पे सवाल आ जाए। चले तो देखें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम। देखो एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल बहुत रैंडम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक कमरे में 100 आदमियों को खड़ा कर दूं और उनके कहूं कि चलो भागो तुम रैंडम, तो ऑब्वियसली टक्कर होगी। और मैं कह दूं कि नहीं सब खड़े हो जाओ, सब शांत हो जाओ, बिल्कुल सब स्टॉप हो जाओ, स्टैच्यू बोल दूं मैं एकदम, तो कोई कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन क्यों हो रहा है, सबके मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन
टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। देखो मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मेरी दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर होती है, वो मान लो 2.1 सेकंड में हो रही है, फिर मेरी अगली टक्कर 2.2 सेकंड में हुई, कोई चौथा पांचवा मॉलिक्यूल है वो छठे सातवें मॉलिक्यूल से 2.5 सेकंड पे टक्कर मार रहा है, फिर उसकी अगली टक्कर 2.7 सेकंड पे हो रही है। तो ऐसे करके मैं हर एक मॉलिक्यूल के हर कोलिजन की तो बात नहीं कर सकती, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पता नहीं कितने लाखों कोलिजन कर रहा है, और लाखों मॉलिक्यूल हैं तो लाख इंटू लाख पता नहीं कितने कोलिजन हो रहे हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? एवरेज की बात करेंगे। मैं कह सकती हूँ कि लगभग लगभग हर मॉलिक्यूल आपस में 2-2 सेकंड में टकरा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एवरेज टाइम हो गया। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ, मान लो कि मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं इस मॉलिक्यूल से टकराने के लिए मान लो चलती हूँ λ1 डिस्टेंस, टकराई मैं यहां पर, लेकिन उससे पहले मैं λ1 डिस्टेंस चली जिसमें मेरी उस दौरान कोई टक्कर नहीं हुई। फिर मैं इस मॉलिक्यूल से टकराने के लिए λ2 डिस्टेंस चली और λ2 के वक्त मेरी कोई टक्कर नहीं हुई। फिर मैं λ3 डिस्टेंस ट्रेवल करती हूँ इस मॉलिक्यूल से टकराने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मान लो सपोज करो कि मैंने कहा λ1 की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर है, इधर मैंने कहा कि 1.2 माइक्रोमीटर तक कोई टक्कर नहीं हुई, तीसरे कोलिजन के वक्त 0.9 माइक्रोमीटर तक कोई टक्कर नहीं हुई, तो मैं लगभग कह सकती हूँ कि यार मैं दो कोलिजन के बीच में लगभग 1 माइक्रोमीटर चल लेती हूँ जिसमें मेरा कोई कोलिजन नहीं होता। तो ये मीन फ्री पाथ क्या होगा? इन λ1 λ2 λ3 और 3 कोलिजन हुए ना, डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो गया? मीन फ्री पाथ हो गया। लगभग लगभग 1 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस चलता है एक मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या आपको समझ में आ रही डेफिनेशन मीन फ्री पाथ रिलैक्सेशन टाइम की? मीन फ्री पाथ हम उसको बोल रहे हैं कि दो कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चलता है उसको फ्री पाथ बोल रहे हैं। अब वो डिस्टेंस ऑब्वियसली एक जैसी तो होगी नहीं, हजारों मॉलिक्यूल, हजारों कोलिजन, एक मॉलिक्यूल के आप 5 कोलिजन ले लोगे तो पांचों में डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो इसलिए हम किसकी बात करेंगे? फिर एवरेज की बात करेंगे। तो इसी इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो एक तरह से रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम हो गया और मीन फ्री पाथ एवरेज डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या हो गई? मीन फ्री पाथ इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसको अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से और इसको हम डिनोट कर देते हैं टाउ से। इसको हम डिनोट कर देते हैं टाउ से और सीधा सीधा आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मेंस में, तो ठीक है। एडवांस में टॉपिक है नहीं, तो आपको इस टॉपिक को सिर्फ किसके लिए पढ़ना है? जेई मेन के लिए पढ़ना है। ये जेई मेन टॉपिक है। चलिए तो मीन फ्री पाथ की बात करते हैं। मीन फ्री पाथ की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक अजम्पशन मानते हैं। सबसे पहले एक अजम्पशन मानते हैं कि ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। इस अजम्पशन को मानने के लिए अपन ने, फिर बाद में अपन क्या करेंगे? उस फॉर्मूले को करेक्ट करेंगे। पर पहले अभी मैंने क्या मान लिया कि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एंड बाकी सब, एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। all other molecules are at rest. Only one molecule is moving and all other molecules are at rest. तो फिर हमने क्या करा कि एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है ना, जिसकी जो रेडियस है, क्योंकि हमने इनको छोटे छोटे स्फीयर्स माना है, इसकी आर रेडियस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बट हमने इस मॉलिक्यूल का रेडियस आर माना है। तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि ये मॉलिक्यूल जो होगा, अगर बाकी सब रेस्ट पे हैं तो ये किन से टकराएगा? देखो, क्या ये इस मॉलिक्यूल से टकरा सकता है जो कि इससे 5r दूरी पे है? अभी अगर मान लो ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से इस तरफ चल रहा है, तो ये यहां वाले मॉलिक्यूल से टकरा सकता है? नहीं।
इसका जो साइज होगा, मैं ये कह सकती हूं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसकी डिस्टेंस, जिसकी रेडियस टू रेडियस या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, इसको मिटा रही हूं मैं एक मिनट के लिए, जिसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 2r से कम है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो 2r से कम है, वो सब टकरा जाएंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो अगर 2r से कम है वो सब टकरा जाएंगे, और जिनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r से ज्यादा है वो नहीं टकरा पाएंगे, अगर सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं और सिर्फ एक मॉलिक्यूल v स्पीड से चल रहा है। इसको मैं दोबारा बाहर दूसरे डायग्राम से समझाती हूँ, पीछे बनाती हूँ मैं इसका डायग्राम क्लियर, और ठीक है, इसका डायग्राम मैं और अच्छा सा बनाती हूँ कि मान लो ये मॉलिक्यूल है और इसकी स्पीड मैंने अभी v मान ली है, तो ये इस मॉलिक्यूल से नहीं टकरा पाएगा अगर इसका सेंटर और इसका सेंटर की दूरी 3r है। तो कैसे टकराएगा बताओ? नहीं टकराएगा ना। आपने कोलिजन पढ़ा है मैथमेटिक्स उसमें, फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में कोलिजन पढ़ा है आपने। इसको टकराने के लिए आप मान लो सपोज करो एक मॉलिक्यूल यहां पर है, इसकी स्पीड मान लो v है, तो आप इस मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा क्या? ये तभी तो टकराएगा जब ये इसके रास्ते में पड़े तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो, 2r से कम हो, तभी तो टकराएगा ये चीज। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर मान लो इसकी स्पीड v है, इसकी रेडियस r है, तो ये कौन से पार्टिकल से टकरा जाएगा? जिनकी रेडियस या जिनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सेंटर, ये दूरी कितनी हो गई r, इससे टकरा रहा है ये। ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा उससे भी टकरा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो गया तो उससे नहीं टकरा पाएगा। जिसका सेंटर 2r दूरी से दूर हो गया उससे नहीं टकरा पाएगा। तो 2r की आप क्या ले लो, चारों तरफ ले लो, नीचे भी आप 2r ले लोगे एक तरीके से, नीचे भी आप मैक्सिमम कौन से मॉलिक्यूल से टकरा सकते हो, नीचे भी आप मैक्सिमम कौन से मॉलिक्यूल से टकरा सकते हो? जिसका सेंटर मैक्सिमम कितनी दूरी पे हो, 2r। तो बेसिकली आपकी एक बाउंड्री बन गई, ये वाली बाउंड्री बन गई एक तरीके से, और ये वाली बाउंड्री बन गई। इस बाउंड्री के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उनसे टक्कर कर जाएगा ये, और इस बाउंड्री के बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टक्कर नहीं कर पाएगा। यानी कि इस बाउंड्री के अंदर जिनका सेंटर आ गया उनसे टक्कर कर जाएगा, और इस बाउंड्री के बाहर जिनका सेंटर है उससे टक्कर नहीं कर पाएगा। समझ में आई मेरी बात? यहां तक समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, दोबारा रिपीट कर दूं मैं, क्योंकि भाई टकराना है, ये मूव कर रहा है, इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस r है, ये किससे कैसे टकराएगा? अगर ये रेस्ट पे है और ये ऐसे चल रहा है तो टकरा तभी सकता है ना जब ये पास हो। ये पास कैसे? ऐसे हो या ये ऐसे हो, तभी टकरा सकता है। यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r से कम होगी तो टकरा जाएगा, और अगर 2r से ज्यादा हो गई तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r से कम होगी, वो सारे मॉलिक्यूल टकरा जाएंगे, और 2r से ज्यादा हो गई वो नहीं टकरा पाएंगे। तो कहने का मतलब, जो आप इस सिलेंडर का जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल आएंगे, उस सिलेंडर का अगर आप रेडियस की बात करो ना, तो वो रेडियस जो हो जाएगी, सिलेंडर की, इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, और इसको ये 2r होती है, जिसको हम मॉलिक्यूलर डायमीटर भी बोल सकते हैं। 2r वैसे मॉलिक्यूल का क्या है? डायमीटर है, और ये सिग्मा रेडियस है किसकी? उस सिलेंडर की जिसमें टक्कर होंगी। समझ में आई क्या बात? यहां तक समझ में आ रही बच्चों? यस मैम। अब केमिस्ट्री इतनी बोरिंग है, क्या करेंगे, इसलिए हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं चुना। चलें देखें इधर, अब क्या कर सकते हैं अपन ये मान लेते हैं कि लेट देयर आर n molecules पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब n तो डिनोट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम n स्टार से डिनोट कर देते हैं, एंड दैट विल बी मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मतलब एक तरह से कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो डेंसिटी आ गई ना, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो डेंसिटी हो गई, एक तरह से नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, बोलो बेटा, बोल सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है। एन को आप क्या लिख सकते हो, एन को आप क्या लिख सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू आर इनटू टी। अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही हैं तो 1 मोल है गैस, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब 2 मोल गैस है। अरे बोलो रे, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू एन अपॉन वी इंटू आर अपॉन एन ए। सजा दिया मैंने, बस कुछ नहीं किया। इस V को तो N के नीचे रखा, N के नीचे, R अपॉन एन ए को एक तरफ रख दिया और P को अलग रख दिया। तो R अपॉन एन ए क्या बन गया, K, और N बोल्ट्जमैन अपॉन V, कांस्टेंट। हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और N अपॉन V क्या बन गया, अभी भी पढ़ा, N स्टार बन गया ना, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया। इसको क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसको वो मैं बताऊंगी अभी। अब देखो आगे बात करते हैं। तो अपन ने अभी बात की कि भैया ये जो आपका मैंने आपका है ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का एक नया रूप बना दिया नंबर डेंसिटी के टर्म्स में, अभी काम आएगा ये। तो अब देखो एक बात बताओ, कितने कोलिजन्स होंगे, अगर मैं बात करूं तो इस सवाल में कितने कोलिजन्स होंगे। तो यार ये जो मॉलिक्यूल है ये डीटी टाइम में कितना चल लेगा, डीटी टाइम में कितना चल लेगा बताओ, वी डी, बोलो ना, यहां आ जाएगा ये एक तरह से, बोलो बेटा आ जाएगा। और इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे सबसे टकरा जाएगा, इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबसे टकरा जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ कोलिजन इन डीटी टाइम, इन डीटी टाइम, तो उस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देते हैं अपन एक तरीके से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो एन स्टार मॉलिक्यूल होंगे, बोलो ना। देखो नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को उस छोटे से वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी, एन स्टार यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को, इसमें क्या है एन अपॉन वी है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोलिजन निकल जाएंगे ना, उसमें कितने कोलिजन हुए। अच्छा उस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैसे लिखेंगे, तो भैया वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है देखें जरा, तो वो है, ये तो हो गया आपका वीडीटी, और ये क्या थी, सिग्मा थी, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वीडीटी, और इंटू अपन क्या लिख सकते हैं एन स्टार, ये है नंबर ऑफ कोलिजन इन डीटी टाइम, यानी कि ये है एक तरीके से डीएन। तो डीएन अपॉन डीटी कर लेते हैं, उस डीटी को इधर पकड़ के ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर वी इंटू एन स्टार, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी इंटू एन स्क्वायर। और नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं उसको क्या हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, बोलो। यस मैम। और इसमें एक करेक्शन बाकी है, क्या करेक्शन बाकी है, कि हमने अज्यूम किया था कि एक मॉलिक्यूल चल रहा है, हमने अजम्पशन माना था कि ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, जबकि चल कितने रहे, सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, जबकि सभी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी सेंटर ऑफ मास के फंडे लगाते हैं। हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल जो हैं वो 180 डिग्री पे कोलाइड कर रहे हो, है ना, मतलब आमने सामने ऐसे 0 डिग्री एंगल बना रहे हो। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं कि कुछ ऐसे रैंडम ऐसे मूव कर रहे हो, 45 डिग्री बन सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन को ले लें हम, तो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई सा भी एंगल हो सकता है कोलिजन का, बोलो, है ना। तो 0 से लेकर, समझ लो ना, कोलिजन के बीच में जो एंगल होता है, जैसे आपको जरूरत थोड़ी ना कि हेड ऑन कोलिजन हो सबके बीच में, कोई मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे टकरा रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है। तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक आपको एंगल मिलेंगे कोलिजन का।
तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्या कि लेट से 0 से लेकर 180 डिग्री का जो एवरेज है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पे क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी? तो देखो, अच्छा अपन समझते हैं कि मान लो 180 डिग्री पे मॉलिक्यूल आता है, तो जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल चल रहा है ये v स्पीड से और दूसरा मॉलिक्यूल भी आ रहा है v स्पीड से, तो फिर आपका dt टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते आप वो कितना लिखते? तो मेरे को पता है vdt ये चलेगा, vdt ये चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2vdt हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो वहां क्या आता? पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू 2vdt इंटू एन स्टार आता, अगर ये आमने सामने ऐसे हेड ऑन कोलाइड करते। तो अगर हमें 90 डिग्री एंगल लेना हुआ, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई ना v और v, 2v, तो अगर 90 डिग्री हम एवरेज ले रहे हैं, एवरेज एंगल बिटवीन टू कोलिजन्स, तो ये मान लो आपकी v स्पीड है और ये मान लो आपकी v स्पीड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बेटा बताना? √2v हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे इसको? तो v1 माइनस v2 कैप वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? vj कैप माइनस v माइनस i कैप, तो ये कितना हो जाएगा? vj कैप प्लस v माइनस i कैप, सॉरी प्लस i कैप। तो यहां से कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड की बात करें v1 माइनस v2 का, मैग्नीट्यूड की बात करें तो v√2। तो कहने का मतलब जो करेक्शन फैक्टर है ना, करेक्शन फैक्टर उस कोलिजन फ्रीक्वेंसी में जो आपने पढ़ा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको किसी से भी डिनोट कर लेना, जैसे अपन जेड से डिनोट कर देते हैं, तो वो कितना आया? पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी इंटू एन स्टार आया। तो उसमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा अपन को कि अपन को ये v की जगह अपन को क्या लिख लेना चाहिए? √2v लिख लेना चाहिए, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू √2v। ओ माय गॉड, डिलीट हो गया, चलो कोई नहीं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू v इंटू एन स्टार, यही आई थी ना बेटा? पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू v इंटू एन स्टार। तो एवरेज एंगल 90 डिग्री माना अपन ने, तो 90 डिग्री पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है v रिलेटिव होगा, वो कितना होगा? √2v होगा। √2v होगा तो इसमें करेक्शन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? √2 फैक्टर लगेगा। करेक्शन फैक्टर क्या होगा? v की जगह क्या आएगा? √2v होगा। तो इसलिए कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू √2v इंटू एन स्टार, ये हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू √2v इंटू एन स्टार। और ये जो v है ना यहाँ पर, ये क्या है? ये एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पर क्या लिया है अपन ने? एवरेज वेलोसिटी लिया है, एवरेज वेलोसिटी लिया है। अगर आपसे रिलैक्सेशन टाइम पूछा जाए तो भाई आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में कितने चक्कर, 1 सेकंड में कितने चक्कर, और टाइम पीरियड क्या होता है? 1 चक्कर में कितना समय। तो आपने पढ़ा है कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में कितने कोलिजन, 1 सेकंड में कितने कोलिजन, मान लो 1 सेकंड में 10 कोलिजन हो रहे हैं, तो हर एक कोलिजन का टाइम क्या हो गया? 1/10 हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए आपको क्या करना है? 1 अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी करना है। तो इसका मतलब इसको डिनोट करते हैं टाउ से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू v इंटू एन स्टार, और एन स्टार को अपन p अपॉन KT लिख सकते हैं। तो ये क्या टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट टर्म बन गई, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा? एन स्टार को अपन क्या लिख सकते हैं? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू v, और ये p डिवाइडेड बाय KT हो जाएगा, v डिवाइडेड p अपॉन KT हो जाएगा, जहां एन स्टार अपन को पता है अपन